बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। जी फेलोस, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं। वो है कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 322 यानी कत्ल बिस्सबाब पाकिस्तान तज़ीरात पाकिस्तान के तहत कत्ल बिस्सबाब की दुरुस्त तशरीह। डी फेलोस, इस पर पहले मैं इस टॉपिक को अनफोल्ड कर देता हूँ जो लेटेस्ट जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने एड्रेस किया और डिस्कशन का जो कैनवस है वो भी आपके सामने रखता हूँ। फिर हम इस जजमेंट की एग्जैक्ट वर्डिंग भी देखेंगे और इसके अंदर जो ऑनरेबल कोर्ट ने रेशियो डिसाइडेंडी हेल्ड किया वो भी रखेंगे। पहले इस जजमेंट को नोट कर लें। अक्सर दोस्त अहबाब का ये गिला रहता है कि ये इसका पेज नहीं मिलता। ये बेसिकली जो जजमेंट मैं कोट करता हूँ ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की वेबसाइट के ऊपर जो इसका रेफरेंस होता है वो कोट करता हूँ। आप वहाँ से इसको सर्च करें तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये 2023 है LHC और इसका नंबर है 5667। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने दो चीज़ों को एड्रेस किया। पहला, ऑनरेबल कोर्ट ने जो क्वेश्चन फार्मूलेट किया या जो क्वेरी फार्मूलेट की वो ये की कि क्या कत्ल बिस्सबाब के अंदर जो कत्ल बिस्सबाब कमिट हो रहा है वो एक्ट के नतीजे में ही सिर्फ शुमार होगा या कि ओमिशन के नतीजे में भी शुमार होगा। मीनिंग देयर बाय के जैसा कि कत्ल बिस्सबाब को 321 सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया कि अगर कोई शख्स विदाउट इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ टू एनी पर्सन और काजिंग हार्म टू एनी पर्सन कोई अनलॉफुल एक्ट कर देता है और उसके नतीजे में किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसको हम कत्ल बिस्सबाब कहते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक। और इसकी जो इलस्ट्रेशन दी उसके अंदर भी यही बयान किया गया कि एक शख्स की जो है वो इंटेंशन नहीं थी किसी शख्स को मारने की, लेकिन थारोफेयर के अंदर शारे आम के अंदर वो एक गड़ा खो देता है, कोई शख्स उसके अंदर गिर कर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो ये कत्ल बिस्सबाब में आएगा। अब डी फेलोस, इस सेक्शन के अंदर जो वर्डिंग यूज हुई वो अनलॉफुल एक्ट हुई तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसका तयन किया कि इसके अंदर क्या एक्ट ही शामिल होगा या ओमिशन भी शामिल होगी। इस केस का मैं बैकड्रॉप आपके सामने रखता हूं, फिर आपको इस ये जो क्वेरी ऑनरेबल कोर्ट ने फार्मूलेट की फॉर द गाइडेंस ऑफ पब्लिक एट लार्ज, प्रोसिक्यूटर साहबान, पुलिस और जज साहबान के लिए वो हमें समझ आ जाएगी। डियर फेलोस, हुआ यूं कि कुछ खवातीन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की स्टूडेंट्स थीं और उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्टल के अंदर रहाइश रखी हुई थी। वो प्राइवेट हॉस्टल के छत पर एक वाटर टैंक था जो मुसलसल लीक होता रहता था और उन्होंने हॉस्टल के ओनर को ये कहा कि आप इसकी लीकेज बंद करवाएं, लेकिन वो टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसने ही डिडंट पे हीड टू देयर रिक्वेस्ट। तो नतीजा क्या हुआ कि फाइनली वो लीकेज होते होते उसकी जो छत थी वो केव इन हो गई और दो खवातीन जो स्टूडेंट्स थी वो उसके नतीजे में उनकी डेथ हो गई। तो इनिशियली पुलिस ने 302 में पर्चा दिया और बाद में इस सेक्शन को सब्सटीट्यूट कर दिया 322 के अंदर। जब इसकी प्री रेस्ट बेल जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के सामने आई, हिज लॉर्डशिप तारिक सलीम शेख साहब ने जब इसे टेकअप किया तो जो कंप्लेनेंट यानी जो बेल एप्लीकेशन जिनकी थी उनकी तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने कहा जी ये एक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट के नतीजे में जो है वो डेथ हुई है, इस पर उस ऑनर का कोई कंट्रोल नहीं था। और दूसरी तरफ से जो वकील साहबान थे जो कंप्लेनेंट ऑफ FIR थे उनने ये कहा कि चूंकि ये मुसलसल कहते रहे हैं तो ये 322 अनलॉफुल एक्ट के जुमरे में आता है। डी फेलोज, जब ऑनरेबल कोर्ट ने इस क्वेरी को आंसर किया तो ऑनरेबल कोर्ट ने दो तीन चीज़ें जो हेल्ड की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही कि जो सेक्शन 322 है उसकी जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं 321 तो उसमें मेंजरिया डेफिनेशन माइनस कर देती है, यानी डेथ काज करने की भी नीयत मौजूद नहीं है और हार्म पहुंचाने की भी नीयत मौजूद नहीं है, सिर्फ अनलॉफुल एक्ट होता है। तो सिर्फ एक्टसरियस को इस सेक्शन के तहत जो है वो कल्पेबल करार दिया गया। दूसरी बात ऑनरेबल कोर्ट ने ये कही कि अनलॉफुल एक्ट को
पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया, तो इसलिए हमको इसको लेक्सिकोग्राफिकल इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन उन्होंने कोट की। उस डेफिनेशन के मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट ने जो कोट की ये था कि कंडक्ट दैट इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय लॉ अ वायलेशन ऑफ अ सिविल और क्रिमिनल लॉ, यानी ओमिशन वो होगी कि एक ऐसा कंडक्ट जो कि लॉ ऑथोराइज नहीं कर रहा था या वो वायलेशन था किसी सिविल या क्रिमिनल लॉ की। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने फर्दर इस टर्म ओमिशन को फर्दर एक्सप्लेन किया कि द टर्म ओमिशन इज प्रॉपरली अप्लाइड ओनली टू फेलियर टू डू थिंग्स विच there is some kind of duty to do, or at least things which it is reasonable to expect a person to do on the basis of some relationship or role. तो dear fellows, ऑनरेबल कोर्ट ने फाइनली इसके अंदर जो हेल्ड किया वो ये किया कि अनलॉफुल एक्ट के अंदर ओमिशन मौजूद है। अब ओमिशन वो चीज़ है जो कि कोई शख्स लीगली बाउंड था टू डू करने का, जो कि एक प्रूडेंट माइंड एक्सपेक्ट करता है कि बीइंग इन दिस पोजीशन इस शख्स को करनी चाहिए, तो वो ओमिशन होगी। अब पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आपको मालूम है कि ओमिशन और एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, और कोई काम जो करने के लिए कहा गया उसको आप ओमिट करते हैं तो उसके नतीजे में ऑफेंस सरजद होगा, और जो एक्ट प्रोहिबिट किया गया था उसको आपने कर दिया तो वो भी ऑफेंस के जुमरे में आएगा। फाइनली ऑनरेबल कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी वो ये देखी, सेक्शन 321 पीपीसी मस्ट बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल डिस्कस्ड अबव। इट मेक्स अ पर्सन लीगली अकाउंटेबल नॉट ओनली फॉर एंगेजिंग in an illegal act that results in the death of another person, but also for failing to take measures within his power to prevent such an event from happening if he owes a duty of care. अगर एक बंदे ने कोई काम जो उसकी पावर में था और उसने आउट ऑफ केयर एंड काशन उसे करना था और उसने नहीं किया, तो ये भी इसके जुमरे में आएगा। In order to succeed, the prosecution must establish a causal relationship between the accused conduct or omission and the incident resulting in a person death. लेकिन प्रोसिक्यूशन को ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो एक्ट उसने करना था लेकिन उसने ओमिट किया, उस ओमिशन के नतीजे में जो हैपनिंग हुई है, यानी जो डेथ हुई है वो उसका नतीजा होना चाहिए। In other words, it must demonstrate that the incident would not have happened but for the accused actions. यानी अगर अक्यूज जो रेक्विजिट एक्शंस थे वो कर लेता तो ये हैपनिंग प्रिवेंट हो सकती थी। तो फाइनल आउटकम इस सारी डिस्कशन का ये आया कि इसके अंदर एक्ट और ओमिशन दोनों शामिल हैं, और अगर इस एनालॉजी पे आप लें तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर टू माय अंडरस्टैंडिंग आफ्टर पेरूसिंग दिस जजमेंट सामने आती हैं कि सपोज कि अगर वासा वालों ने रोड के अंदर कोई मैन होल है और वो ओपन है, तो दिस वाज द ड्यूटी ऑफ द वासा, अगर उन्होंने उसे मैन होल को प्रॉपरली रिपेयर नहीं किया और उसको वहां पे डांपा नहीं, तो उसके नतीजे में अगर डेथ होती है तो वो इसके जुमरे में आएगा। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की नंगी तारें हैं और बेशक रेन की वजह से हुआ है तो मेरा ख्याल है वो भी इसके जुमरे में आएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस एनालॉजी पे कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी की ड्यूटी थी उसने करनी थी उसने नहीं की, ओमिट किया, तो वो इसके जुमरे में आएगा। डी फेलो, जो दूसरी क्वेरी ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर फार्मूलेट की वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट ऑफ लॉ को उसका जानना जरूरी है। इंटरेस्टिंगली ये जो 322 है इसकी जो पनिशमेंट है वो सिर्फ दियत है, और जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर इसे नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल करार दिया गया है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये आया और वकाला साहबान ने ये बहस की कि जब इसकी इम्प्रिजनमेंट सिरे से है ही नहीं तो आप इसकी जब बेल टर्न डाउन करेंगे तो वो बंदा अरेस्ट होगा और इम्प्रिजनमेंट में जाएगा, तो जब इसकी इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट ही नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये लॉ की मंशा नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको भी एट लेंथ डिस्कस किया और कहा कि ऑल दो इसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो नहीं है, लेकिन जब इन टोटलिटी हम इस लॉ का मुताला करते हैं, लॉ ऑफ बेल का,
और इसकी पनिशमेंट के साथ सारी प्रोविजंस का, तो चीज़ हमारे सामने ये आती है कि जो लॉ का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक ये जो जब किसी को नॉन कॉग्निजेबल कह दिया गया तो वो ऑनरेबल कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो उसे ग्रांट करती है या नहीं करती। अगर उसके वेल फाउंडेड एलिगेशंस हैं और सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है जो उसकी अरेस्ट को इंश्योर कर रही है, तो फिर आप उसकी जो बेल है उसको विदहेल्ड कर सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने जो एग्जैक्ट वर्डिंग इसके अंदर बयान की वो ये कहा कि इस सूरत में कि जब कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है वहां पे भी जो बेल है एज अ राइट क्लेम नहीं की जा सकती, वो एज ए डिस्क्रेशन ही, अदालत की डिस्क्रेशन है, कीपिंग इन व्यू ऑल दी सर्कमस्टांसेस, फिर ही अदालत जो है वो अपनी डिस्क्रेशन का इस्तेमाल कर सकती है। जो ऑनरेबल कोर्ट ने वर्डिंग यूज की मैं आपके सामने रखूं, तो प्रिंसिपल दैट इमर्जेस फ्रॉम द अबव डिस्कशन इज दैट द ऑफेंस ऑफ कत्ल बिस्सबाब बीइंग नॉन बेलेबल एंड accused cannot seek bail as of right. The court has to decide every bail application judiciously, considering its facts, the nature of allegation, and the evidence available on record, and the principles regulating refusal or grant of pre and post arrest bail. इससे पहले डिस्कशन के अंदर एक और अहम पॉइंट ऑनरेबल कोर्ट ने रेज किया, वो ये किया कि अगर आप लेजिस्लेचर की विजडम को चैलेंज करेंगे तो बहुत सी और सारी प्रोविजंस ऐसी हैं जो आपको अपेरेंटली इनकम्प्रीहेंसिबल लगेगी, लेकिन जब लेजिस्लेचर कोई चीज़ लॉ बना रही होती है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लेजिस्लेचर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा जो है वो 10 साल है या 7 साल है, लेकिन वो बेलेबल है। लेकिन ये हमें ऐसे दिखाई देता है कि इतनी पनिशमेंट है, इतनी सज़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसको बेलेबल क्यों कहा गया है। लेकिन उसके अंदर उस वक्त की जो लेजिस्लेचर है उसने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा होता है। ये थी एक अहम डिस्कशन जो आपके सामने रखना चाहता था। थैंक यू सो मच।